ओके, तो लास्ट क्लास में स्विच केस को देख लिया था भाई, ऑल क्लियर? कोई ऐसा इसको ना समझ में आया हो? क्लियर है? चलो फिर अब हमने जो यहाँ पे प्रॉब्लम देखा था इसी का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना मुझे, यहाँ पर भी मैंने वही 3 वेरिएबल बनाने, मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा। इतने तो सेम रहेंगे भाई। ठीक है, यहाँ यहाँ लिखूंगा स्विच केस, की जगह ऑपरेटर, और यहाँ लिख दूंगा मैं प्लस। इसको कट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर एक दोबारा केस बनाते हैं, इसमें माइनस, और यहाँ पे इसको कट किया, यहाँ पेस्ट, और यहाँ पे ब्रेक। ब्रेक तब लिखिएगा अगर आपको लगता है कि नीचे वाला कोड आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है। बहुत सारे आप देख डेवलपर क्या करते हैं, इसको इग्नोर मार देते हैं क्योंकि उनको इसके बाद वाला कोड भी एग्जीक्यूट करवाना है, होता है, इसलिए करते हैं। उसके बाद था मॉडुलस। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो ब्रेक। यहाँ पे सॉरी, इफ एल्स वाला जो लेटर वाला था उसको इस तरीके से लिख सकते हो। याद रखिएगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू दोगे, यहाँ पे कोई भी आप कंडीशन नहीं लगाओगे। ठीक है भाई, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो वैल्यू आ रही होगी वो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो बराबर है तो इस वाले इसके बाद वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ब्रेक नहीं लगाया तो बाद वाले कोड को भी एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है भाई, क्लियर? और कुछ नहीं है। ये फास्ट होता है क्योंकि इसको चेक करने के लिए इसका अपने आप बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर मैनेज होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन को चेक नहीं किया जाता, इंटरनली करता होगा लेकिन इतना फास्ट होगा ना कि जो आप कोड कर रहे हो इफ एल्स से उससे भी बहुत फास्ट होगा। इसीलिए डेवलपर जब कभी भी जब ओनली वैल्यू चेक करवाने की बात आती है तो वो इफ एल्स लैडर को यूज नहीं करते, वो स्विच केस को यूज करते हैं। ठीक है भाई, जब कभी भी इक्वल टू की बात आए तब इसको यूज कीजिए। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? क्लियर है? तो बस ये कुछ नहीं था, मैंने उसको आपका किस में कन्वर्ट कर दिया, स्विच केस में कर दिया, और कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, आप इसको खुद भी बना सकते हो, लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट भाई? डन। तो ये था आपका स्विच केस। स्विच केस आप आगे बहुत ज्यादा यूज करोगे। इफ एल्स में बस हम एक ही जगह यूज करते हैं, मल्टीपल इफ एल्स यूज बहुत कम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती नहीं है इतना। जब कभी भी किसी कोड को करो तो कोड को मॉडर्लाइज करो, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करो। जितना छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होंगे उतना आपका फायदा होगा। क्लियर? वो कैसे होगा उसको आगे भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नलिस्ट कॉलेजिक ऑपरेटर, इसको लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है और बहुत बढ़िया चीज भी है ये। आज क्लास है?
डॉट नेट की। स्टार्ट करें, एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई? मान लो आप ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बना रहे हो। क्या कर रहे हो? ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बना रहे हो। उसमें एक टर्म आता है प्राइस, है ना? प्राइस को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हो सकता है वैल्यू कुछ ना है, नल आए, हो सकता है नॉट अ नंबर आए, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको प्राइस नॉट अ नंबर मिल रही है तो यूआई में आप नॉट अ नंबर थोड़ा शो कराओगे, राइट भाई? मान लो लेट आपने लिखा यहाँ पे नंबर या प्राइस लिख लेते हैं। इसमें लिख लिया आपने लेट से 5 डिवाइडेड बाई कोई स्ट्रिंग वैल्यू। इस केस में क्या आंसर आएगा? नॉट अ नंबर। अब मुझे क्या करना है? अगर ये नॉट अ नंबर आया तो जब कभी भी नॉट अ नंबर आता है ये फॉल्स स्टेटमेंट होता है, क्योंकि हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा आफ्टर कन्वर्जन ऑफ बुलियन, राइट भाई? तो अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो मुझे क्या मिल जाए? जीरो। अगर वैल्यू अगर सही होगी, जो आफ्टर कन्वर्टिंग आपको नंबर ही मिल रहा है, तो उस केस में आप उस नंबर को प्रिंट कर दीजिए। सिंपल सा फंडा मेरा यही है। तो मैं क्या करूंगा? इफ चेक करूंगा प्राइस को, ठीक है? अगर प्राइस, क्योंकि आप ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा ना प्राइस को बुलियन में, ट्रू या फॉल्स में। अब अगर ये ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो भाई इसके नीचे अंदर वाला कोड चलेगा। मैं लिख दिया लॉग प्राइस। ट्रू तब आएगा ना जब इसके अंदर कैलकुलेटेबल वैल्यू होगी। सिंपल सी बात है। इसको ओपन करते हैं। चला ये? नहीं चला। मैं एल्स लिखता हूं। मैंने यहाँ पे लॉक किया, जीरो। अगर भाई फॉल्स स्टेटमेंट है, नॉट अ नंबर आ रहा है, नल आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, तो मैं उसकी जगह क्या कर दूं? जीरो प्रिंट करवा दूं। मेरा मेन एजेंडा यही है। अगर वैल्यू सही आ रही है तो मेरा वो वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है? अगर आपने अनडिफाइंड है तो जीरो प्रिंट हो जाए। अगर यहाँ पे आपका नल आ रहा है तो जीरो प्रिंट हो जाए, क्योंकि नल को थोड़ा शो कराएंगे फ्रंट एंड में, हम उसकी जगह जीरो शो करवाएंगे। तो इस केस में कितना आपने लिखे यहाँ पे स्टेटमेंट? दो स्टेटमेंट लिखे भाई, ठीक है? और आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई। अब इसी कोड को थोड़ा छोटा करते हैं। कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि सिंगल है। तो मैं लिखा प्राइस और यहाँ पे लिख लेता हूं लॉग, और लॉग में क्या लिख देंगे? आपका प्राइस अगर ट्रू है तो। एल्स में यहाँ पे लिख दूंगा लॉग और जीरो। सेम प्रोसेस है। आउटपुट ये आ रहा है। मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं तो वैल्यू मुझे 5 मिल जाएगी। ये जो 5 लाइन का कोड आपने लिखा था ये बन गया 1 लाइन का कोड, ठीक है? अब मुझे यही काम अगर और शॉर्ट फॉर्म में करना हो तो, अगर फॉल्सी स्टेटमेंट आए तो जीरो मिल जाए, अगर ट्रूथी स्टेटमेंट आए मतलब जिससे ट्रू रिटर्न होने बुलियन पे, तो मुझे वो वाली वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे नल कोलिशन ऑपरेटर। कैसे? लिखो लॉग PRIC प्राइस डबल क्वेश्चन मार्क और जीरो। अगर वैल्यू ट्रूथी है, मतलब वैल्यू ट्रू आ रहा है, मतलब नॉट अ नंबर नहीं आ रहा है, नल नहीं आ रहा, अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, तो जो भी उसके अंदर आ रही होगी वो कैलकुलेटेबल वैल्यू होगी। सिंपल से नंबर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी अगर आपके पास ट्रूथी वैल्यू आएगी। अगर आपको नॉट अ नंबर,
नल, अनडिफाइंड, कुछ इस तरीके का आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो रहा है? 5। और अगर आप यहाँ पे लिख दोगे जस्ट लाइक नॉट अ नंबर, तो आ जाएगा 0। सॉरी, यहाँ पे तो यहाँ 0 नहीं है, मैं 5 डिवाइडेड बाई कोई जबरिश वैल्यू, यहाँ पे 9 आ रहा है। अच्छा, ये तो प्राइस है, ये तो सही, लेकिन आना कैसे चाहिए था? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास, अनडिफाइंड लिख दो तो 0, नल लिख दू तो 0। नॉट अ नंबर केस में नहीं आ रहा, लेकिन नल और अनडिफाइंड केस में आ रहा है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट भाई? इतना सर स्टेटमेंट तो और मैंने इतना ऑपरेटर कर का दिया। यूज कर सकते हैं ना? क्या? और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का काम क्या होता है? जैसे कि प्राइस अगर है तो वैल्यू तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज जो और ऑपरेटर के बाद जो वैल्यू देंगे वो प्रिंट कर देगा। 0, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है भाई, वो तो कर देगा ना, क्योंकि दोनों में से एक। अब यहाँ पे क्या यस। कर रहा है? ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा वो। तो नलिस और ऑपरेटर में अंतर क्या हुआ फिर? नलिस बेसिकली क्या है, आप डबल क्वेश्चन मार्क लिख सकते हो। और ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे देखूं इन दोनों को, इसका काम क्या होता है? एक्चुअली इसका काम तो यही हुआ ना जी, अगर प्राइस में कोई वैल्यू नहीं है तो जो डिफॉल्ट वैल्यू देंगे और ऑपरेटर में वो प्रिंट करेगा चलो हमारा। भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। इफ प्राइस इक्वल टू नल, और प्राइस इक्वल टू 5, इस केस में क्या करेगा ये? क्या करेगा? बताओ भाई। ये कंसोल में जो आपने लिखा है ये प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि तो और ऑपरेटर भाई, लगा है। ऊपर फाइव। ऊपर के केस में तो भाई ये तो प्राइस ही प्रिंट करता है ना। नहीं सर, आपने ऑलरेडी प्राइस में वैल्यू दे रखी ना 5, वो मैच करेगा इस प्राइस से। ठीक और है, ऑपरेटर तो तो कंसोल में FA FD FS प्रिंट करना चाहिए मेरे इस केस अकॉर्डिंग में क्या तो। हो रहा है? इस केस में बताओ बस, मुझे मेरे को ये नहीं जानना क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है। प्राइस ये जो 3 ट्रिपल = 5 लिखा है ये मैच करेगा सर। मैच करेगा फिर? तो आपको कंसोल में जो लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। इसका तो मतलब तो इस यही हुआ। केस में क्या हुआ? मतलब आपको यही दिख रहा है कि बस इक्वल टू ये हुआ? भाई ये नहीं देख रहे कि ये क्या कर रहा है काम, एक साथ दो स्टेटमेंट को कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन को यूज कर पा रहे हो एक साथ। सर इसको तो कंसोल करा ही नहीं रहे, तो ये जो है कि रिजल्ट नहीं देगा। बात वो नहीं है, बात ये है, जो तुम ये बात बोल रहे हो ना भाई, इस केस में टर्नरी जिस टाइम पे ये रिटर्न करेगा बूलियन। तुम एक ही पहलू क्यों देख रहे हो भाई, दूसरा पहलू भी देखो। लेकिन अगर तुम इसको यहाँ पे टर्नरी को इस तरीके, इसको ये लिखोगे और यहाँ पे इसको यूज करोगे, तो कर पाओगे इसको यूज? मिल गया डिफरेंस भाई? भाई बोला करो भाई, शांत मत बैठा यस रहा सर। करो। शांत बैठोगे तुम्हारा नुकसान है, पहले ही बता रहा हूं मैं। अभी तो मैं बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, टेंशन ना लो। क्लियर? तो यस सर। नलिश ऑपरेटर हम इसलिए यूज करते हैं, और कुछ फंडा इसका है नहीं। और लगाना, और लगा दो। डिफाइंड वैल्यू तो यही प्रिंट कर देगा। अनडिफाइंड वैल्यू दोगे तो बाद वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जो काम आप यहाँ पे कर रहे थे ना, उस चीज को यहाँ पे कर देगा। इस दो वर्ड से हो जाएगा काम। ऊपर में क्या है, आपको 5 लाइन लिखने पड़ गए थे, इसमें आपको एक लाइन लिखना पड़ गया था यहाँ पे एक,
2 3 3 स्टेटमेंट हो गए ना इसके, इसमें 1 और 2 स्टेटमेंट बस, और भी कम कर दिया छोटा। क्लियर? तो जितना छोटा कर सकते हो उतना हो जाएगा, जितना वैलिड है। तो वो वर्क नहीं कर रहा था भाई, फिर उसके लिए ये करना पड़ता। हाँ उसी वैल्यू को प्रिंट, क्योंकि नंबर है ना वो, उसका टाइप तो नंबर ही होता है, नॉट ए नंबर का टाइप नंबर होता है, इसीलिए उसने उसको प्रिंट कर दिया था, उसके लिए सॉरी। और कोई? नलिश में मतलब सारा वर्क नहीं करेगा सर, है ना ऑपरेटर? नहीं, अनडिफाइंड नल। और कोई डाउट? भाई जेएस पूरा लूप होल पे है, जेएस ही लूप होल पे है। और बताओ, क्लियर? चलो फिर इसको लिखना है, लिख लो इसको। जेएस में लगेगा भाई, इससे प्रीवियस वाला बैच जो था 9:30 वाला बैच, उसमें 2.5 महीने लगे थे जेएस खत्म होने में। तुम्हारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जेएस, उसके बाद तुम्हें बस, हाँ नहीं है खास। डॉट नेट से तुम क्या क्या कर सकते हो? डॉट नेट से तुम क्या क्या कर सकते हो? बताओ, बताओ क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? चलो एक काम करो, डेटा साइंस में घुस जाएगा डॉट नेट, मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं, उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम में, आर्ट आर्डिनो में काम कर जाएगा। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या है फिर? अच्छा ठीक है, उसका क्या था, और भी कुछ था जीएस, और भी था डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये सारा काम जीएस से कर सकते हो। और वो पीडब्ल्यू, तुम्हारी इच्छा हो, तुम जो करना करो, तुम्हारी इच्छा भाई, जो तुम करना करो, वो मेरा कोई हेडक नहीं है। क्लियर? पास करूं? है? मैं इसीलिए 1.5 घंटे की क्लास लेता हूँ, पता है, एटलीस्ट तुम्हें 1 घंटा पढ़ सको। किसमें? तो पूछते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो, कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि सिली सिली क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही होता है भाई। एक बैच था मेरा, मैंने 1 महीने में जीएस खत्म कर दिया था, वो था मेरा 4:30 बजे वाला बैच, वो खत्म हो चुका है। 1 महीने में जीएस खत्म कर दिया था मैंने। उसमें स्टूडेंट इतने तगड़े थे ना, वो पूरा समझ जाते थे, क्योंकि वो पहले से कर रखे बैठे हुए थे। चिंता ना करो, एक बार लूप खत्म होने दो, फंक्शन खत्म होने दो, उसके बाद देखना कैसे भगाता हूँ मैं। यहाँ तक मैं हमेशा स्लो चलता हूँ, यहाँ तक मेरी फर्स्ट की क्लास 3-4 दिन 10 दिन ले लेती है, उसके बाद देखो कंटेंट कैसे भगाता हूँ। और सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन मस्त है उसमें, सबसे मक्खन है डॉक्यूमेंटेशन, उसे पढ़ लो। क्लियर भाई? इसको लिख लीजिएगा। इससे पहले वाला बैच, बाद वाला बैच, उसमें जेएस इससे पहले खत्म हो जाएगा।
लिख के ले लो। HTML खत्म होने वाला। मंडे में CSS, ठीक है, 5 दिन मान के दो CSS बस। तुम्हारा कितना था? तुम्हारा HTML में ज्यादा टाइम लगा था, CSS में कुछ टाइम नहीं लगा था। 5 से 6 दिन लास्ट। ऐसे ही मेरा बैच था, 11 वाला बैच जो था जिसमें Node.js स्टार्ट करूंगा, उसमें GS बहुत लंबा चला था। 4.5 वाला बैच जो उस टाइम उसके बाद बना था वो पहले खत्म हो गया। तुम्हारा कोर्स में कंटेंट में है? मैं तो यही बोलता हूँ भाई। पहले पता क्या था, पहले मैं सब पढ़ा देता था, HTML, CSS, jQuery, Bootstrap, React वालों को सब सब पढ़ा देता था। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में पता चला 3 स्टूडेंट आए थे उसके रेफरल से, जिसको पढ़ाया था मैंने। वो आया कि दीपक सर ने तो हमें फ्रंट एंड और मतलब डिजाइनिंग पूरा पढ़ा दिया था। मैंने कहा ऐसा भी है क्या? फिर बाद में कंटेंट देखा, मैंने कहा इसमें तो है ही नहीं, मन में तो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं था। मन में तो HTML CSS हमने जानबूझ के अभी डलवाया ताकि कंफ्यूजन ना आए रहे, और उसमें उतना डलवाया जितना जरूरत है। और कंटेंट को चेंज मैंने ही करवाया था। उससे पहले वाले जितने भी तुम्हारे दोस्त रहे होंगे ना, उनसे कंटेंट मांग के देखना। JS में पता कितना था, जिसमें 5 दिन में खत्म हो जाएगा, इतना कंटेंट था बस उसमें। दिखाओ तुम्हें, लिख लिया इसे, लिख लिया ना? यहाँ तक दिखाता हूँ तुम्हें मैं। जावा फुल स्टैक UCAT। इसमें फुल स्टैक नहीं है क्या? हाँ, एक सेकंड, पढ़ लो तो कितना है। एक स्टूडेंट था, वो तो बहस कर रहा था बहुत, उसको बताया था फिर मैंने, इतना उसका कंटेंट। अब मैं बताता हूँ रिएक्ट का हमारा कितना कंटेंट है। UCAT रिएक्ट, ये मैंने डलवाया था, और ये भी मैंने डलवाया था। जावा से स्टार्ट हो रहा है, JS कीवर्ड आइडेंटिफायर, डेटा टाइप, वेरिएबल कांस्टेंट्स, टोकन, ऑपरेटर्स पढ़ा दिए, ठीक है। इफ एल्स पढ़ा रहा हूँ, स्विच केस पढ़ा रहा हूँ, अब फॉर लूप पढ़ाऊंगा, जंप स्टेटमेंट, फंक्शन, ठीक है भाई। कुछ चीजें मैं बाद में पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें कुछ सर पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के पूरे, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, सेट मैप, वीक मैप, डेट, ओप्स के कॉन्सेप्ट, डॉम मैनिपुलेशन, एडवांस में होस्टिंग हो गया, स्टिक मोड हो गया, क्लोजर हो गया, सिंक्रोनस, बबलिंग, कैप्चरिंग, इवेंट लूप, ठीक है। उसके बाद आपके पास फंक्शन करी, एजेक्स, ये सारा पार्ट। और इसको देख लो कितना है। तुम्हारे में भी ऐसी होगा, तुम्हारा एंगुलर है ना डायरेक्ट, तुम्हारा एंगुलर है ना, उसमें कुछ है ही नहीं, इसीलिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है भाई इंडस्ट्री में क्या काम होता है।
ये अलग करना पड़ेगा तो अगर ये एमबीसी में तो है, एमबीसी का पार्ट है, बट ये पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ तुम आ जाना उस वाले बैच में। फॉर्म ये तो तुम्हारा .NET का होगा, jQuery में पढ़ा दो, jQuery में पढ़ा दो। ये और ये बूटस्ट्रैप तुम्हारे उसमें है नहीं, लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप लिखा होगा तो आ जाओ। ठीक है, से स्टार्ट होगा। बता दो। ओके देन स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करो। बात करते हैं लूप्स की। क्या होता है लूप, पहले उसे समझो। मान लो आपके पास एक कोई भी कोड है, उसको 10 बार 15 बार जितना मन करे उतनी बार अगर आपको चलाना हो, तो आप यहाँ पे यूज करोगे फॉर वाइल डू वाइल का। ठीक है भाई, इन तीनों की मदद से आप सेम पीस ऑफ कोड को n नंबर ऑफ टाइम तक चला सकते हो। एक तरीका तो ये है कि मैंने यहाँ पे किया लॉग और यहाँ पे लिखा टेस्टिंग, मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट 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 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब कभी भी आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो हर बार इतनी बार ये टेस्टिंग प्रिंट हो जाएगा। एक तरीका ये है, अकॉर्डिंग टू माय सिनेरियो, जितना मेरा मन करे उतनी बार चले, लेकिन वो सेम पीस ऑफ कोड उतना ही रहे, बड़े नहीं कम नहीं। उस चीज के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लूप का। ठीक है, लूप मतलब राउंड एंड राउंड एंड राउंड, है ना भाई, उसी को हम लूप कहते हैं। इसको बेसिकली हम बोलते हैं आइटरेटर भी बोलते हैं, आइटरेशन भी बोलते हैं। क्लियर भाई, हम आप इसको देखेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर लूप पढ़ाऊंगा, फिर आपका फॉर इन लूप पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर आपको पढ़ाऊंगा फॉर ऑफ लूप, उसके बाद आपका वाइल लूप, और उसके बाद डू वाइल लूप। इसको खत्म करने के बाद कम से कम नहीं तो 35 से 40 पैटर्न करने के लिए आपको बोलूंगा मैं। ठीक है भाई, उसके बाद वाइल लूप के लिए आपको 15 से 20 क्वेश्चन, मैं 15 या 13-15 क्वेश्चन दूंगा आपको, ताकि आप उसे कर सको। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन आप मिल जाएंगे, टेंशन ना लो, रोज पूछूंगा मैं कि क्वेश्चन किए कि नहीं किए। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। अगर आपको एक पीस ऑफ कोड है, उसे n नंबर ऑफ टाइम तक चलाना हो, तो आप फॉर लूप को यूज कर सकते हो। इसका जो सिंटैक्स होता है, पहले होता है फॉर, फिर आपका ब्रैकेट, जैसे आपका किसमें था, इफ के अंदर था। उसके बाद इसमें 3 पार्ट होते हैं भाई। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजर, ऐसे ही होता ना इनिशियलाइजर, ये स्पेलिंग यही है ना, ये होगा ना। चलो एक काम करता हूँ, यहीं से देख लेता हूँ। दूसरा आपके पास होता है पार्ट कंडीशन का, और तीसरा पार्ट होता है अपडेशन का। इसमें कहाँ गया भाई, ठीक है भाई, और फिर आपका ब्रैकेट। इसके अंदर जनरली 3 पार्ट होते हैं। क्लियर, इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका इनिशियलाइजर, दूसरा आपका कंडीशन, तीसरा आपका अपडेशन। ये 3 पार्ट होते हैं इसमें। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद आपका स्टेटमेंट होता है। मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको कमेंट किया, मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। एक तरीका है, आप यहाँ पे 10 बार लॉग में 1 2 3 4 5 6 लिख दो। एक तरीका फॉर लूप है, कैसे होगा, पहले लिखा मैंने फॉर, मेरे को यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, तो मैंने बोला लेट a इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, उसके बाद कंडीशन, a को मुझे कहां तक चलाना है, मतलब कहां तक चेक करना है, 10 तक, तो a लेस देन इक्वल टू में 10, इसको मैं 1 से देता हूं। और थर्ड होता है अपडेशन, a प्लस प्लस, एक बार 1 प्रिंट हो गया, फिर दोबारा क्या प्रिंट हो, 2 प्रिंट हो, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ पे लॉग करता हूं आपका a,
सेव किया, आउटपुट देखें इसका, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। क्लियर भाई? इसमें हुआ क्या, अब उसको समझो। नहीं भाई, जब कभी भी आप इनिशियलाइजर को यूज करोगे तो ये पूरे लाइफ साइकिल के, फॉर के लाइफ साइकिल एक बार चलेगा, ओनली वन टाइम। उसके बाद फिर कंडीशन को चेक किया जाता है, 1 लेस देन इक्वल टू में 10 ट्रू है तो डायरेक्टली ये जो इसका ब्लॉक है ना ये एग्जीक्यूट होगा। एक ही वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो प्रिंट हो गया। ब्लॉक चलने के बाद फिर ये क्या करेगा, इसका थर्ड जो था ना आपके पास पार्ट, जो थर्ड पार्ट था ये चलेगा। यहां पर आपका क्या है, ए प्लस प्लस, यहां पे कोई आउटपुट तो नहीं आ रहा ना, तो ये बन जाएगा फिर 2। ठीक है भाई, इसे अपडेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर लूप में सबसे इंपॉर्टेंट है ये। वरना अगर आपने इसको नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये n नंबर ऑफ टाइम तक चलेगा, क्योंकि आपने a की वैल्यू बढ़ाई नहीं, हमेशा a की वैल्यू 1 रहेगी। 1 लेस देन इक्वल टू में 10, और हमेशा बार बार यही वैल्यू आएगी, और ये आएगा तो ट्रू रहेगा। क्लियर भाई? यहां तक क्लियर? तो ये चला, इसके बाद फिर ये चलेगा। अब a की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 लेस देन इक्वल टू में 10 ट्रू है, दोबारा चला, फिर अपडेट पे गया, फिर कंडीशन को चेक किया। ये तब तक चेक कर, तब तक आपका जब तक चलता रहेगा जब तक आपका फॉल्स ना आ जाए। ठीक है, तब तक चलता रहेगा जब तक आपका फॉल्स ना आ जाए। फॉल्स कब आएगा, जब a की वैल्यू 11 होगी इस केस में। ठीक है भाई, जैसे 11 लेस देन इक्वल टू 10 आएगा जब a की वैल्यू 10 हो चुकी होगी और b की, और यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू 10 ये चल चुका होगा। उसके बाद जब दोबारा अपडेट होगा तो a की वैल्यू 11 हो जाएगी। उस केस में कंडीशन चेक किया जाएगा तो कंडीशन आएगा फॉल्स, तब आपका ये लूप क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, जिसका कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है उसे खत्म कर देगा। क्लियर भाई? इस तरीके से फॉर लूप चलता है। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर? इनिशियलाइजर पूरे लाइफ साइकिल में फॉर लूप के में एक बार चलता है। क्लियर? आपके बिल्डिंग में, लॉजिक बिल्डिंग में सबसे बड़ा रोल इसका भी है। ठीक है, अब इसमें पता फायदा क्या है, ये देखो, इसकी वैल्यू मैंने मान लो 100 कर दी तो ये 1 से लेके 100 तक प्रिंट कर देगा। यही पीस ऑफ कोड कर रहा है, नहीं तो मुझे 100 बार लिखना पड़ता, उसमें लेंथ भी बढ़ती, कोड की लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती। इसमें क्या है, मैंने 1 लिखा तो एक बार चला, बस आप समझ लो ये आपने बना दिया डायनामिक टाइप का कोड। फिर जितना आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो ये आपका एंड पॉइंट है, एंड है, कि इसके ऊपर अगर चला गया तो ये एक लूप नहीं चलेगा। इसको समझो। क्लियर? कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ये बहुत छोटी सी चीज है। यस सर। क्लियर है? अब लिख लेना पहले, और एक देख लो। अब मेरे को यहां पे ना प्रिंट करना है एरे को, वैल्यू तो प्रिंट हो रही है ना, एरे को प्रिंट करना है। तो लेट मैं लिखा एरे, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 10 20 30 40 50 60 6 वैल्यूज है इसके अंदर। मुझे एक एक करके इसको प्रिंट करना है। एक तरीका तो ये कंसोल डॉट लॉग एरे इंडेक्स 0, एक इंडेक्स 1 इंडेक्स 2। अगर मुझे फॉर लूप की मदद से प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, मैं लिखा फॉर, उसके बाद रुको जरा, यहां पे सबसे पहले दूंगा इनिशियलाइजर।
अब मैं यहाँ पे इनिशियलाइज में क्या नाम देना चाहता हूँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने हमेशा आपको बोला था कि वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे किसकी बात करेगा वो, इंडेक्स की। तो मैंने इंडेक्स लिखा। इक्वल टू में कहां से इंडेक्स स्टार्ट होता है, अगर आपको 30 40 50 60 प्रिंट करवाना है तो स्टार्टिंग करो 30 के इंडेक्स से। ठीक है भाई, जहां से भी आपको स्टार्ट करवाना वहां से करा सकते हो। ऊपर में भी यही केस था, स्टार्ट मैंने 1 से करवाया, आपको 10 से स्टार्ट करना 10 से करवाओ। ठीक है भाई, आपको यहाँ पे फॉर में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कहां से आपको अपने लूप को स्टार्ट करना है। दूसरा कंडीशन, इंडेक्स लेस देन क्या होगा, टोटल जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है ना उतने से n-1 तक चलता है ना इसकी इंडेक्सिंग। 0 से स्टार्ट होगी और लास्ट इंडेक्सिंग क्या होगी, n-1, राइट। तो अगर मुझे इसकी टोटल लेंथ पता चल 60 जाए, अगर इसकी टोटल लेंथ पता चल जाए तो क्या ही बात हो जाए। ठीक है, तो यहां पे आपको मिलता है एक एरे डॉट लेंथ। ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक लेंथ प्रॉपर्टी है जो कि एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये आपको टोटल लेंथ, ये आपको कितना टोटल लेंथ बता देगा कि इस एरे की टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ मतलब कितनी इसके अंदर वैल्यूज है 1D एरे के अकॉर्डिंग, मतलब इस एक ही लेवल पे। ठीक है, कल को अगर आप ऐसे बना रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा नहीं, बस एक ही लेवल पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर कितने आ जाएंगे वैल्यू 6। उसके बाद एक बार अगर कोई वैल्यू प्रिंट हो गई तो दोबारा उसको अपडेट भी तो करना पड़ेगा। पहले 10 प्रिंट हो गया, फिर वो 20 प्रिंट कराना है, फिर 30 प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा आपका इंडेक्स प्लस प्लस। एक चीज याद रखिएगा, आप यहाँ पे प्लस प्लस इंडेक्स लिखो या प्लस प्लस इंडेक्स प्लस प्लस लिखो, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स डजंट मैटर, डजंट मैटर। आप यहाँ पे माइनस माइनस भी लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना है और इक्वल टू में इंडेक्स लिख दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपको मन करे वैसा लिखना हो लिख सकते हो। बस आपको इंडेक्स की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए और जिसके अकॉर्डिंग आप अपडेट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा भाई, ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे वही चीज कर रहा हूं प्लस प्लस वाला। अब मैं यहाँ पे लॉक करता हूं, पहले मैं इंडेक्स को देखता हूं लॉक करके, इंडेक्स में क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा, ये बार बार चल रहा है, इसको मैंने क्लोज किया। जीरो 1 2 3 4 5 करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, एक एक इंडेक्स की वैल्यू। तो मैं यहां लिखता हूं एरे फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स। पहले फर्स्ट टाइम पे इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी भाई, 0 आएगी, तो एरे इंडेक्स 0। अपडेट हुआ, वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो जब दोबारा लूप चलेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका कोड इसका ये बॉक्स ये चलेगा, ब्लॉक चलेगा, तो 1 हो चुकी होगी इंडेक्स की वैल्यू। ऐसी 2 3 4 5 यहां तक तो आपको प्रिंट करके देगा। जैसे 6 हो जाएगा ना, अब इस केस में 6 लेस देन 6 ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब ये आपका फॉर स्टेटमेंट खत्म। क्लियर भाई, कोई डाउट? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एरे की जो इंडेक्स की वैल्यू है, एक एक इंडेक्स की वैल्यू गेट कर सकते हो। इसका फायदा क्या हुआ, 1,00,000 इंडेक्स की वैल्यू हो तो, चलो 10 15 20 हो तो, या तो फिर ऐसे लिखो 0 1 2 3 4, या तो ऐसे लिखो। बेटर अप्रोच ये है, इसमें कोड आपका छोटा भी रहेगा और आपका नीट ऑन क्लीन भी रहेगा। हो सकता है कल को आप एरे की वैल्यू बढ़ा दो, ऐसा भी तो हो सकता है। एरे की अगर वैल्यू बढ़ गई तो कोड यही है, लूप करने के लिए, वैल्यू गेट करने के लिए, राइट भाई। तो ये था आपका एरे। अब मुझे इसी के थ्रू स्ट्रिंग की वैल्यू गेट करनी है, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर की वैल्यू गेट करनी हो तो कैसे करे भाई। तो इसे मैंने क्लोज किया, यहां पे लिखा str स्ट्रिंग और यहां लिख दिया मैंने डुकेट।
लेट str इक्वल टू में डुकेट। ठीक है भाई। अब मुझे यहाँ पे जो स्ट्रिंग की वैल्यू, जो डुकेट की वैल्यू है, उसको मुझे एक एक कैरेक्टर की वैल्यू गेट करनी है। तो कैसे करें? फॉर लूप की मदद से करते हैं। इसमें तो इंडेक्सिंग ही होगा, राइट भाई? तो मैं कुछ नहीं, इसको कॉपी कर लेता हूं फिर। ये तो सही है, ये भी सही है। बात आती है इसकी कि मैं यहाँ पे क्या रखूं। मुझे अगर टोटल जितने भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं, चाहे स्पेस क्यों ना हो, स्पेस इज अ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मुझे टोटल इसके अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं, जैसे इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, तो मुझे इनका टोटल लेंथ चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे यूज कीजिए, जो भी आपका स्ट्रिंग का वेरिएबल होगा, जो आपने स्ट्रिंग बनाया होगा, उस वेरिएबल को लिखिए और उसके डॉट फिर लेंथ। ठीक है भाई। ये आपको टोटल कितने भी कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, टोटल जितने भी कैरेक्टर्स है इसके अंदर, वो टोटल कैरेक्टर आपको रिटर्न कर देगा या दे देगा। तो इसके केस में अब कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 5। इस तरीके से जैसे ऊपर में आया वैसे एग्जैक्टली इसमें भी आता है। क्लियर? अब यहां पे लिख देता हूं मैं str, क्योंकि इस तरीके से वैल्यू आएगी, आउटपुट में आपका आ गया। ठीक है भाई। तो हमने नॉर्मल वैल्यू निकाल ली, हमने यहाँ पे एरे की एक एक इंडेक्सिंग की वैल्यू निकाल ली, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग की एक एक इंडेक्सिंग की वैल्यू निकाल ली, राइट भाई? एक बार एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को भी निकाल के देखते हैं, है ना? वो भी तो आपके पास कुछ है, सिंटैक्स है, तो चलो फिर उसे भी ट्राई करते हैं। लेट आपने लिखा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं बस एक ही लिख रहा हूं, फर्स्ट नेम जॉन, बस एक ही वैल्यू है। मुझे इसे भी लूप के थ्रू एक एक करके वैल्यू गेट करनी है। चलो फिर ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको फॉर लूप लिखा यहाँ पे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है, इसमें इंडेक्स है कि नहीं है इंडेक्स? नहीं है। तो स्टार्ट कहां से करूं? स्टार्ट कहां से करूं? पहला केस। दूसरा केस, मान लो इसमें मैंने 10 ऐसे कॉपी किया एग्जैक्टली, मैंने इसके बाद एज लिखा, 10 लिख दी, ऐसे मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जाएंगी, इसके अंदर वैल्यू की और वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो भाई टोटल लेंथ कैसे गेट करूंगा? नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई। इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम फॉर लूप के थ्रू उसके एक एक की और वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, फॉर लूप में वर्क नहीं करेगा। इसके लिए एक स्पेशल आपके पास लूप है जो फॉर लूप का ही पार्ट है, वो आप बस उसको ओनली ऑन ओनली ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। और जिस भी लूप में ऑब्जेक्ट वर्क कर गया, वहां पे आपका आपका एरे और स्ट्रिंग भी एक्सेस हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर? तो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आप स्ट्रिंग की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हो, आप एरे की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हो, इवन दो आप 1 2 3 4 नंबरिंग कर पा रहे हो, वो काम तो आप फॉर लूप की मदद से कर लोगे, लेकिन फॉर लूप की मदद से ऑब्जेक्ट की और वैल्यू को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई। एक्सेस करने का तरीका है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, वो क्या है वो हम जब एडवांस में पढ़ेंगे ना ऑब्जेक्ट को, तब समझ में आएगा, अभी नहीं। एडवांस में जब डेटा टाइप को पढ़ेंगे। क्लियर? कोई डाउट भाई? तो आप फॉर लूप को साफ लिख लीजिएगा। फॉर लूप में आप ऑब्जेक्ट की और वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा नॉर्मल कोई भी आपको कैलकुलेशन करनी हो, फॉर लूप में चल जाएगा। स्ट्रिंग की वैल्यू को गेट करना हो कर सकते हो, एक एक कैरेक्टर को गेट करना हो कर सकते हो, एरे के एक एक कैरेक्टर को गेट करना हो कर सकते हो। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? आप लिख यस सर। लीजिएगा इसको, एक एक करके लिखिएगा। पहले सिंटैक्स, फिर आपका 1 2 3 प्रिंट कैसे, 1 to 10 कैसे मैंने प्रिंट किया, फिर एरे को मैंने कैसे प्रिंट किया, वो सारी चीज।
हर एक पॉइंट को लिखिएगा। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिएगा, नेस्टेड फॉर लूप। मैं भी आया। यहां तक लिख लिया भाई? सर एक क्वेश्चन है सर। पूछो भाई। सर एक्चुअली जो आपने यहाँ पे इनिशियलाइज जो लिखा हुआ है सर यहाँ पे, हाँ तो सर जैसे कि इनिशियलाइज में सर हम इंडेक्स वैल्यू मतलब लिखते हैं या फिर मतलब जो हम वेरिएबल में जो डिफाइन करते हैं वो वहां से नहीं करते हैं? भाई, उसको हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम उसकी वैल्यू को आइटरेट कर सकें, एक एक वैल्यू को अपडेट कर सकें। कहाँ से आपको वैल्यू स्टार्ट करनी है, फॉर लूप का मेन स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड तक कहाँ जा सकता है, उसके लिए हम इस वेरिएबल को बनाते हैं, और कोई पर्पस ओके। का नहीं होता। जैसे मेन। सर आपने एरे लिया था यहाँ पे हाँ 60 तक आपने लिया था, हाँ तो सर आपने जैसे कि लेट इंडेक्स इक्वल टू 0 से लेके ये आप प्रिंट कराती, ये इंडेक्स प्रिंट करा रही हैं या फिर एरे का जो जो इसमें कंटेंट अपने जो इसमें का जो है डिफाइन किया भाई, वो आप इसके प्रिंट करा थ्रू रहे हैं एरे वैल्यू? का, इसके थ्रू एरे की वैल्यू प्रिंट हो रही है पर्टिकुलर इंडेक्स की, और इसके थ्रू आपको मिल रहा है जो आपके इसके अंदर वैल्यू आ रही है। ओके सर। डन भाई? आगे बढ़े। याद रखिएगा, अगर कंडीशन ट्रू रहा तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा बार बार, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा ब्रेक पॉइंट हमेशा दीजिएगा। ये देना इंपॉर्टेंट है भाई। कॉलेज में किया करते थे ना, मजा नहीं आ रहा? सी प्लस प्लस पे काम किया है कॉलेज पे? सिस्टम हैंग करवाना होता था ना, याद आया? यहाँ पे इसकी जगह ट्रू लिख देता था। सर हाँ बोलो भाई। जो भी वेरिएबल नेम देंगे उसी का लेंथ चेक करना, बस यही ना? भाई वेरिएबल आपका इसका है, इसका नहीं। अब हाँ सर, उसी का बोल रहे हैं, लेट एरे जो है ना वही वेरिएबल नेम की बात कर रहे थे। हाँ भाई बिल्कुल। एरे और स्ट्रिंग के केस में आपको लेंथ चेक करनी पड़ेगी। बाकी अगर आपका नॉर्मल कोई जैसे नंबर है तो नंबर तो डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हो।
ठीक है भाई, क्लियर। अब इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं पहले, इसी से रिलेटेड है, रिगार्डिंग इनिशियलाइजर, अपडेशन एंड कंडीशन। ठीक है, जो पूछा जाता है ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया ना? 1 मिनट सर। जो मैं आज टास्क दूंगा ना वो कल देखूंगा मैं सबके उसमें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो भाई। ठीक है भाई, गायब मत हो जाना, ठीक है, फिर अगले दिन पूछूंगा। सर पूछता मैं सबसे हूँ भाई, चाहे मेरे पास 100 स्टूडेंट क्यों ना हो, याद रहता मुझे नाम। मेरे पास ये नॉर्मल, आपके पास ये ले लेते हैं या फिर एरे वाले को ले लेता हूँ अलग से। एक काम करते, इसी को कॉपी किया मैंने इसको प्रिंट कर दिया, इसको मैं क्लोज, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा। ये आपके पास है, इससे पहले इनिशियलाइजर है, फिर कंडीशन, फिर आपका अपडेशन है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस अपडेशन को कट करके इसके अंदर लगाता हूँ। क्या ये वर्क करेगा? लेट्स हैव अ ट्राई। कर रहा है। तो आप जो यहाँ पे आपने लिखा है ना, उसको ब्लॉक के अंदर भी लिख सकते हो। पहला क्राइटेरिया क्लोज। दूसरा, इसको मैंने कट किया, ऊपर लगा दिया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, तो वर्क कर सकता है। तीसरा, इसको मैं हटा देता हूं, इनफाइनाइट टाइम। अगर आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं। अब ये मैंने छोड़, ये ऐसे ही है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। मेरा सिस्टम हैंग हो गया। टास्क मैनेजर, इसको किल करना पड़ेगा मुझे। एंड टास्क, अब ओपन करेंगे, ये इशू आता है। ठीक है भाई, तो पहले हमने ये देखा कि जो अपडेशन वाला पार्ट है इसको यहां से छोड़ के यहां लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो हमेशा ये कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है भाई, उससे क्या होगा, अभी जो हुआ वही होगा। ठीक है भाई, अगर आपको किसी से मजे लेने हो तो कर सकते हो, किसी का सिस्टम हैंग करना हो तो 3-4 फॉर लूप चला दो। ठीक है भाई, अगर आपको चलाना है, इसके अंदर भी नेस्टेड बताऊंगा तो उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर लगा दो। ठीक है, इनिशियलाइजर जो था उसको यहां से कट करके ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं सेमीकोलन को हटा दूं तो, क्योंकि इसके अंदर होते 3 पार्ट, पहला पार्ट इनिशियलाइजर का, दूसरा पार्ट कंडीशन का, और तीसरा पार्ट आपका अपडेशन का। इन तीनों पार्ट को कौन सेपरेट कर रहा है, सेमीकोलन। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये सोचेगा कि ये आपका इनिशियलाइजर पार्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ कंडीशन। दैट्स व्हाई आप सेमीकोलन को लिखना मैंडेटरी है। क्या मैं लास्ट वाले को हटा दूं इसे तो भी एरर। सेमीकोलन लिखना मैंडेटरी ही मैंडेटरी है। इस तरीके के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं घुमा फिरा। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर।
अब बात करते हैं नेस्टेड फॉर लूप की। टॉपिक डाल लीजिए नेस्टेड फॉर लूप। इसको मैं क्लोज करूंगा वरना दोबारा हैंग हो जाएगा मेरा। मान लीजिए मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक के टेबल। ठीक है भाई, तो पहले मैं एक फर्स्ट का टेबल प्रिंट करता हूँ, फिर सेकंड का करूंगा इस तरीके से। तो पहले ओनली फर्स्ट का टेबल प्रिंट करता हूँ, फॉर, और यहाँ पे लिख दिया लेट आई इक्वल टू में 1 से स्टार्ट करेंगे टेबल को, आई लेस देन, और यहाँ पे मैं लिख दिया 10 नहीं 11 इक्वल टू 10, फिर आई प्लस प्लस। अब मुझे इसको यूआई में प्रिंट करना है। किसमें करना है? यूआई में। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूंगा, राइट। तो मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसमें सबसे पहले होगा आपके पास जो नंबर है, तो मैं लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस आपके पास क्या था, आई, फिर प्लस, और इसमें लिख दूंगा मैं इक्वल टू, और फिर प्लस, और ब्रैकेट में लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय आई। सेव किया, आउटपुट देखते हैं इसका। तो ये आउटपुट तो सही आ रहा है, इतना तक सही आ रहा है। फिर आपका ये वाला पार्ट आ रहा है, दूसरा पार्ट एक लाइन में आ रहा है। मुझे क्या करना है, न्यू लाइन में कन्वर्ट करना है। तो इसके बाद कुछ मत करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे लिख दो BR। ठीक है भाई, ये तो हो गया भाई ओनली 1 का टेबल। अब मुझे 2 का टेबल करना हो तो इसको कॉपी करो और फिर पेस्ट किया, इसकी जगह लगा दो 2, है ना भाई। इसको मुझे 2 लिखना पड़ेगा, क्लियर। अब मुझे जितनी बार करना उतनी बार लिखना पड़ेगा। ये तो बैड प्रैक्टिस हुआ ना, कुछ डायनेमिक टाइप का लिखते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा डायनेमिक अप्रोच। चलो भाई, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ वरना एरर आ जाए, मतलब हैंग हो जाएगा मेरा सिस्टम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको पहले बताना है कि कहां से कहां तक की आपको क्या है यहाँ पे टेबल लिखनी है। 2 की टेबल लिखनी है, 3 की टेबल लिखनी है, 4 की टेबल लिखनी है, जो भी लिखना है आपको। मैं यहाँ पे ऐसा समझूंगा कि लगातार में आप कह रहे हो, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैंने यहां लिखा फॉर, और सबसे पहले लिखूंगा लेट आई इक्वल टू में 0। ये बताएगा कि आपको टेबल कहां से लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता, 2 से करनी लिखनी थी भाई आपको। आई लेस देन, टोटल में सोच रहा था 2 से लेके 20 तक की टेबल मुझे प्रिंट करनी है, तो 20 इक्वल टू में लिख दूंगा भाई, और लिख दूंगा आई प्लस प्लस। तो पहला जो लूप चलेगा, जो ऊपर वाला लूप है, वो 1 से लेके 2 से लेके 20 तक की टेबल प्रिंट करने की बात कर रहा है। अब टेबल में आपका 2 की टेबल है, 2 1 2 2 2 4 ऐसा होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अंदर लिखूंगा फॉर लूप, एक और फॉर लूप। ये ऊपर वाला बताएगा कि कौन कौन सी टेबल को आपको प्रिंट करवानी है, ये उसकी टेबल को प्रिंट करवाएगा। 2 की टेबल को प्रिंट करवाएगा, अगर यहाँ पे 3 हो गया तो 3 की टेबल को प्रिंट करवाएगा। ये बताएगा ऊपर वाला कि कौन सा टेबल प्रिंट करना है, और ये उसके टेबल को प्रिंट करेगा। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं जे, लेट जे इक्वल टू में 1 से, और जे लेस देन इक्वल टू में 10 तक लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद जे प्लस प्लस, ठीक है भाई। अब यहां पे लिखूंगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। सबसे पहले आपकी आई क्या है, टेबल को डिनोट कर रही है ना, तो मैं लिखूंगा आई प्लस, और यहां पे मल्टीप्लाई,
या फिर ऐसे लिख लेते हैं क्रॉस में, ये सही रहेगा। फिर लिखा प्लस और क्या था जे, ठीक है, प्लस उसके बाद इक्वल टू, फिर उसके बाद प्लस और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आई मल्टीप्लाई बाय जे, क्योंकि ये देगा आपको टेबल का नाम और ये उसका उसका 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा, उससे मल्टीप्लाई कर। एक बार ये पूरा हो गया तो बी आर भी तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो अभी एक साथ लाइन में प्रिंट कर रहा था। तो मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां लिख देंगे हम बी आर। अब ये पूरा मतलब एक बार ये चल गया, मतलब 2 की टेबल प्रिंट हो गई, तो मैं एक चाहता एक लाइन ब्रेक आ जाए, ऐसा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कुछ इस तरीके से दिख जाए, ताकि हाँ भाई एक टेबल प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। यहां से हटाओ, फिर से मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर दूं, इसको एक सेकेंड। एक सेकेंड, 2 की टेबल प्रिंट हो गई, 3 की टेबल प्रिंट हो गई, 4 की टेबल प्रिंट हो गई, 5 6 7 8 9 10 टिल आपकी कितने की है 20 तक, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो आपने अप्रोच लिया वहां पे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप को यूज किया, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ, अब एग्जीक्यूशन को समझो, ये इंपॉर्टेंट है भाई एग्जीक्यूशन को समझना, अदरवाइज आप वर्क नहीं कर पाओगे। एक बार ये फॉर लूप चला तो ये कितनी बार चला, कितनी बार चला, ठीक है भाई। तो मान लो अगर ये 10 बार चला तो ये कितनी बार चला होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 बार। ये याद रखना बस, इसीलिए इसकी जो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है n स्क्वायर होती है, ठीक है, क्लियर, बस ये याद रखिएगा। और यही एक इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर। तो इसे कहते हैं नेस्टेड लूप, इसे कहते हैं नेस्टेड लूप भाई। लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप को दोबारा आपने यूज कर लिया है, ठीक है, इसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं भाई।
डन हो गया, लिख लिया, पक्का लिखा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। सर 1 मिनट सर। तब बनता है तेरा हक। अब बात करेंगे स्टार पैटर्न की, ठीक है। अगर आपने स्टार पैटर्न बना लिया, जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया समझ गए, अगर आपने उसको नहीं बना पाए तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया नहीं समझ पाए, मैं साफ कह रहा हूं चीज को। तो मैं आपको यहाँ पे बस एक ही स्टार पैटर्न करके दिखाऊंगा, आप उससे रिलेटेड मल्टीपल जितना आप बना सकते हो, आपको मैं एक वेबसाइट बता दूंगा, उसमें बस आपको आउटपुट को देखना है, बनाना आपको जेएस से ही है, और अपना लॉजिक बना के खुद करना है, किसी की मदद मत लेना, क्योंकि ये आपका लर्निंग पीरियड है। मदद लोगे तो जिंदगी भर मदद लेते रह जाओगे, जिंदगी भर। इसीलिए यहां पे देखते हैं कैसे होते हैं स्टार पैटर्न, पहले उसको दिखाता हूं। स्टार पैटर्न किसी में भी ले लो, मैं जावा का देख रहा हूं, आप किसी में भी ले सकते हो। इस तरीके को स्टार पैटर्न कहते हैं। आपका प्रिंट इतना हो रहा है, बस इतना वाला पार्ट। जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे आपको आउटपुट मिलेंगे भाई, जैसे एक ऐसे प्रिंट करवा लिया, इसने ऐसे प्रिंट करवाया, और यहाँ पे अगर जाओगे तो ऐसा प्रिंट हो रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है। इसका प्रिंट देखो तो ऐसा आउटपुट आ रहा है, इसका आपका ऐसा आउटपुट आ रहा है। कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे क्या बनाने हैं, पैटर्न्स बनाने हैं। जितना आप जाते जाओगे उतना आपको अलग अलग पैटर्न मिलते रहेंगे। तो ऐसे आपको कम से कम नहीं तो 30-35 करके लाने कल तक। सर पैटर्न ही ये पैटर्न। बताइए मत सर। सर हेलो सर, हाँ बोलो। कह रहे सर ये वाला बताइए मत, ये इसी पैटर्न पे हम लोग बना लेंगे स्टार तो भाई ट्रांजैक्शन एक अभी एक बना के दिखाऊंगा मैं, बाकी तुम खुद बनाओगे। सोलह घंटे काम किया कभी? काम किया है 16 घंटे आईटी के अंदर? नहीं किया है ना अभी तक। 16 घंटे पढ़ा भी नहीं होगा, कंपनी बैठा देती है। कई बार घर का नाम नहीं होता भाई। अगर पता करना है कैसी कैसी कंपनी कौन बैठाती है, पहले ही चेतो नाम सुन लो, जाना। आपकी 2 साल की 2 साल का जो पीरियड होगा ना, उसमें सबसे पहले यही सीखोगे कि बैठना कैसे, ठीक है। उसके दूसरी वेबकुल, आजकल यहाँ पर ही बहुत बुरा हाल है। चेतु में तो मेरा भाई, मेरा दोस्त था, बहुत रोता था वो। एक बार ऐसा होता था कि 3 दिन तक घर नहीं आया हो। हाँ भाई, आईटी के अंदर नो मनी फॉर एक्स्ट्रा पैसा। सॉरी भाई, गलत ट्रैक पे हो तुम। मैकेनिकल में नहीं हो तुम, आईटी में हो, ठीक है। जो तुम्हें डेडलाइन दी है ना, उस पर पूरा कंप्लीट करके दे दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वो तुम्हारी डेडलाइन तुम्हारी फिक्स किया है, तुम्हारा वो हो रहा था तुम्हारा आरएम, वो फिक्स करता है, ठीक है। तो मजे ले रहे थे पूरे दिन भर, और फिर रात में तुमने बताया कि कुछ नहीं हो पा रहा, तो बोले बैठ भाई। अगले दिन की भाई वर्क रिपोर्ट नहीं मिलेगी तुम्हें, कैंसिल मिलेगी। फिर जो एक दिन की दिहाड़ी होती है ना, तो दिहाड़ी मजदूरी करोगे तुम, वहां पे उड़ जाएगी। इसीलिए भाई लैपटॉप पे कोडिंग पे जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना फायदा होगा। और ये मत सोच के चलना कि तुम्हें ओवर टाइम मिलेगा, आईटी में नो ओवर टाइम। जो दे रही है वो भगवान है। उस कंपनी को कभी मत छोड़ना, पहले बता रहा हूं। चलो फिर एक छोटा सिंपल सा करके देखेंगे। जनरली मैं सिंपल ही करवाता हूं, बाकी हार्ड तुम खुद करोगे।
इस तरीके का प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है भाई, इसमें क्या है, जब कभी भी आप स्टार पैटर्न बनाओगे ना, एक फिलॉसफी है, उसको हमेशा एडमायर करके चलना। ठीक है, आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से था, ऐसा पैटर्न था कुछ इस तरीके का पैटर्न था, है ना। मुझे अगर इस तरीके के पैटर्न को प्रिंट करना है, पहली फिलॉसफी इसमें यह रहती है कि मैं क्या अप्रोच पहले इसमें फॉलो करूं। सबसे पहला होता है कि अप्रोच क्या होने चाहिए, इसे कहते हैं एल्गोरिदम बनाना। जो आप अप्रोच फॉलो करोगे उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं, एल्गो कहते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला यही आता है। अब कैसे बनाएं, तो सबसे पहले स्टार पैटर्न के लिए चाहे आप कुछ भी फॉलो करो, लेकिन एक पक्का फॉलो करना, पहले बनाना स्क्वायर शेप। सबसे लास्ट इसका 1 2 3 4 5 है ना, ये अगर आप बॉटम में देखो सबसे लास्ट वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है फ्रॉम आपके पास हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली कितने हैं, 5 है ना। तो आप बनाओगे यहाँ 5 कॉलम। ठीक है, उसके बाद वर्टिकली टोटल कितने आपके पास यहाँ पे स्टार्स हैं, तो कितने हैं टोटल, जो आउट मोस्ट है वो 5 है, तो मैंने बना लिया 5 यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, तो आपको टोटल पता करना है कि सबसे ज्यादा आपके पास यहाँ पे कितना, आपके पास यहाँ पे स्टार सबसे टॉप पे है, वर्टिकली सबसे मैक्सिमम कौन सी है, और हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम देखना है, उतना आप यहाँ पे बॉक्स बना लो। ठीक है, उसके बाद जहां जहां पे आपके पास फील्ड है ना, वहां वहां पे आप क्या करो, इसको फील्ड करना चालू करो। ठीक है, अब हम बात, हाँ ठीक है भाई, ये लो। अब हम बात करते हैं कि यहां पर अगर आप देखोगे इसको, तो ये रो वाइज है, तो यहां पे चलेंगे 2 लूप, एक चलेगा रो वाइज और एक चलेगा कॉलम वाइज। तो ये क्या हो गया, रो हो गया ना, और ये हो गया कॉलम। तो रो कितनी बार चलेगा, 5 बार, क्योंकि टोटल कितना है, 5 है ना रोज टोटल, ब्लैंक को भूल जाओ। ठीक है, टोटल कितने हैं, 5 है जो मैक्सिमम है। कॉलम टोटल कितने हैं, 5। तो एक बार रो चलेगा, 5 बार कॉलम चलेगा, दूसरी बार रो चला, 5 बार आपका कॉलम चलेगा। ठीक है, अब यहां देखो, ये आपका 0 होगा कॉलम, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा कॉलम। मान लो ये 1 है, आपने 0 से स्टार्ट किया, तो इसे समझ लो 1, इसको समझ लो 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 1 लिख लेता हूं मैं, इसको 2 लिख लिया, इसको मैंने 3 लिख लिया, इसको 4 और इसको 5। सेम एज इट इज, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे थोड़ी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, स्टार कब कब प्रिंट हो रहा है। पहला केस, जब रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू सेम, ये याद रखना, जब रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू सेम है, जब आपके पास रो बराबर बराबर है आपका कॉलम से, पहला केस। दूसरा केस, अगर आप 2 को देखोगे, इस 2 को देखो पहले, ये वाले इन दोनों को देखो पहले, बस इतने वाले पार्ट को देखो, इससे समझ में आ जाएगा। ये 2 रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, तो ये कम भी तो है, रो कॉलम भी तो कम हो रहा है, तो इसका मतलब जब रो कॉलम से, जब रो कॉलम से कम होगा तब भी प्रिंट हो रहा है ना भाई, बराबर में भी हो रहा है और छोटे में भी हो रहा है। ठीक है, ये 2 स्ट्रैटेजी है, इसको अपनाना है, इसी को कहते हैं एल्गोरिदम डिसाइड करना, बनाना, कैसे आप एल्गोरिदम बनाओगे।
बाकी जगह पे अगर आप इसको देखोगे तो ये भी 3 ये भी 3 है, तो बराबर ये 3 ये 1, ये वाला पार्ट तो हो गया सॉल्व। इस तरीके से यहां तक चलते जाओगे ना तो आपका या तो रो कॉलम दोनों बराबर हो रहे हैं, या तो रो वैल्यू कॉलम की वैल्यू से छोटी, मतलब रो की जो कॉलम है वो छोटी हो रही है रो से। इसका उल्टा था, सॉरी, रो बड़ा होगा कॉलम से, सॉरी उल्टा लिख दिया था। क्लियर? ये कॉलम की वैल्यू A1 है, रो की वैल्यू 2 है, तो रो तो बड़ा हुआ ना इस केस में। तो ये दो स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है, इसी के बिहाफ पे मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। चलो फिर करते हैं। यहां तो समझ में आया कैसे आप बनाओगे, क्या करोगे। अब मैं इसको क्लियर करता हूं। अब सबसे पहले मैं स्क्वायर शेप में पहले प्रिंट करता हूं, तो पहले मैं इसको क्लोज ही कर लेता हूं, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा, फिर मतलब हैंग होने लग जाएगा। मैं लिखा फॉर, तो फर्स्ट आपका होगा लेट रो, लिखा मैंने, वैलिड लग रहा मुझे 1, और रो लेस देन इक्वल टू कितना 5 तक चलाना मुझे, फिर रो प्लस प्लस, तो ये चलेगा रो वाइज। मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे लिख दिया मैंने स्टार। ठीक है, सेव किया। इसको मैं आउटपुट में दिखाता हूं आपको। ऐसा कुछ आ गया। न्यू लाइन में लाना था तो मैं क्या लिखूंगा, BR। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 लेके आना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, एक और फॉर लूप बनाता हूं, और यहाँ पे लिखता हूं लेट आपके पास कॉलम, उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं मैं आपका, और उसके बाद आपका कॉलम लेस देन इक्वल टू में 5 कर दिया, कॉलम प्लस प्लस कर दिया, और मैंने इसके अंदर इसको प्रिंट कर दिया। बन गया आपका। ठीक है, क्लियर है। जैसे मैंने वहां बनाया था उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा %NBSP, ये स्पेस के लिए होता है, और 2 बार लिखिएगा तो आपको एक्चुअल में रिजल्ट मिलेगा। मिल गया स्पेस। अगर आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पे आप इसको यूज पक्का कीजिएगा। क्लियर? $NBSP क्लियर है। अब आगे अप्रोच में लेते हैं। अब मेरे पे सिचुएशन ये था कि मेरा ये प्रिंट नहीं होना था पहले में, दूसरे में ये प्रिंट नहीं होना, तीसरे में ये नहीं होना था, चौथे में ये नहीं होना था, पांचवा तो पूरा प्रिंट होना था। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इसके अंदर। मैं लिखूंगा इफ, पहला कंडीशन क्या था, जब रो और कॉलम बराबर होंगे, तो रो बराबर बराबर कॉलम के, है ना भाई, तभी प्रिंट हो। ये स्पेस नहीं मिल रहा बीच में, ठीक है भाई, नहीं तो आपका इस तरीके से आता है। ठीक है, आगे। अब दूसरा क्या था, रो की वैल्यू कॉलम से बड़ी हो या बराबर हो, यही तो था। आ गया, प्रिंट हो गया। तो आपको यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि आप यहाँ पे कैसे आप आउटपुट में लेके आ रहे हो। राइट, कंचन थोड़ा वेट कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, इस हिसाब से आप काम कर पाओ। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, तकरीबन 25 या 30 तो बना के लाने ही लाने, अलग अलग, एक यूआई नहीं, एक ही को 10 बार प्रिंट करके दिखा देना, सब यूआई अलग होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कुछ दिख रहा है तो बाद में ये इधर की तरफ आ जाए, इधर की तरफ स्पेस आ जाए, तो वो आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। स्पेस के लिए मैंने बता ही दिया, एनबीएसपी को 2 बार यूज कीजिएगा तो ही आपको स्पेस मिलेगा ब्राउजर में, अदरवाइज स्पेस नहीं मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट भाई ऑनलाइन में? क्लियर? ऊपर यस सर, देखिए, क्लियर है। और ऐसे ही आपको बना के लेके, अगर आपने इसको बना लिया, डेटा स्ट्रक्चर का सबसे पहला मूल मंत्र ये था कि आपने वहां पे थोड़ा बहुत सोचना चालू कर दिया। इसके बाद फिर मैं आपको वाइल लूप से, जब वाइल लूप पढ़ाऊंगा
तो वाइल रूट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और आगे जब कभी भी कोई भी आपके पास आएगा ना, कोई भी आपका मेथड आ रहा है प्री डिफाइंड मेथड, उसको मैं बोलूंगा कस्टम बना के लेके आना, अपना खुद का बना के लेके आना। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, आज पैटर्न बनाने हैं और जिप बना के उसे आपको क्लासरूम में अपलोड करना है। क्लासरूम है ना आपके पास, वहां पे जाके आपको फाइल अपलोड करनी है।